8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो, आपके हर क्वेश्चन, हर डाउट का मिलेगा तुरंत सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फोटो खींचिए और उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान में जो चैप्टर नंबर 6 है हमारा जैव प्रक्रम, और इसका पार्ट नंबर 1 हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले आपने अगर बाकी के चैप्टर के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन चैप्टर के वीडियो भी आप देख सकते हैं, और उन सभी चैप्टर के वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में जो चैप्टर नंबर 6 है हमारा जैव प्रक्रम, इसका जो पार्ट नंबर 1 है उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये नोट्स हैं, ये आप साथ साथ में लिख भी सकते हैं अपनी नोटबुक में, या इन नोट्स को आप परचेज भी कर सकते हैं PDF के रूप में। तो आज के इस वीडियो में जो चैप्टर नंबर है हमारा 6 जैव प्रक्रम, तो इसको हम बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सजीव, यानी सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं, सजीवों के क्या लक्षण होते हैं, क्या निर्जीवों के लक्षण होते हैं, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और जो लैंग्वेज मैंने यहाँ पर लिखी है उसी लैंग्वेज को आपको एग्जाम में लिखना है। तो सजीव क्या होते हैं, यानी सजीव किसे कहते हैं, तो जो जीवित वस्तुएं होती है उनको हम क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। ये आपको अच्छे से लिखना है, अच्छे से आपको याद करना है कि जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं उनको हम क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। जैसे सभी पौधे और जंतु, ये सब क्या हैं, सजीव वस्तुएं हैं, यानी जीवित वस्तुएं ये क्या कहलाती हैं, सजीव कहलाती हैं। और सभी पौधे और जंतु, सभी पौधे और जंतु ये सब क्या है, सजीव वस्तुएं हैं। उसके बाद में सजीवों के लक्षण, यानी जो सजीव वस्तुएं होती है तो उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, तो गति, प्रचलन, पोषण, वृद्धि, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, मृत्यु आदि सजीवों के प्रमुख लक्षण हैं। यानी जो सजीव वस्तुएं होती हैं वो गति करती हैं, प्रचलन होता है उसमें, पोषण भी करती हैं, वृद्धि भी होती है उसमें, और श्वसन भी होती है, यानी सांस लेने की क्रिया भी उसमें पाई जाती है। और उत्सर्जन, प्रजनन आदि ये सब सजीवों के क्या है, प्रमुख लक्षण हैं। उसके बाद में निर्जीव क्या होते हैं, निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं, इनके क्या लक्षण होते हैं, तो जिन वस्तुओं में उपरोक्त लक्षण नहीं पाए जाते हैं उन्हें निर्जीव कहते हैं। यानी जिन वस्तुओं में जो लक्षण सजीव में पाए जाते हैं अगर वो लक्षण निर्जीव में नहीं पाए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, निर्जीव कहलाते हैं। कि जिन वस्तुओं में उपरोक्त लक्षण नहीं पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में हम बात करेंगे जैव प्रक्रम, यानी चैप्टर का नाम भी आपके जैव प्रक्रम है। तो जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम की क्या परिभाषा होती है, तो 2 परिभाषा मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जो परिभाषा आपको अच्छी लगे उस परिभाषा को आप याद कर सकते हैं, और उस परिभाषा को आप एग्जाम में भी आपको वही लिखना है। तो 2 परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे जो डेफिनेशन नंबर 1 है, यानी परिभाषा फर्स्ट है कि जीवधारियों में जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त क्रियाओं को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, जैव प्रक्रम कहा जाता है। कि जीवधारियों में जीवित रहने के लिए जो होने वाली समस्त क्रियाएं हैं उनको हम सामूहिक रूप से क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम कहेंगे। अगर ये परिभाषा आपको याद नहीं होती है तो ये सेकंड परिभाषा भी आप याद कर सकते हैं कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर पोषण है, पाचन है, श्वसन है और वहन है, उत्सर्जन है, प्रचलन है, नियंत्रण है और समन्वयन है। ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये सभी क्रियाएं क्या कहलाती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। उसके बाद में जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रक्रम, तो जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रक्रम कौन कौन से हैं, इसमें 1 नंबर है आपके पोषण, जिसको हम बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं इसी पार्ट में। और दूसरा है आपके श्वसन, तीसरा आपके परिवहन,
चौथा है आपके वृद्धि और पांचवा आपके उत्सर्जन। यानी इन्हीं सभी जो आवश्यक प्रक्रम है उसको हम बहुत ही अच्छी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में है आपके पोषण। तो 1 नंबर पर जो पोषण दिया गया है इसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि पोषण क्या होता है, पोषण की आवश्यकता क्यों है। तो पोषण किसे कहते हैं, पहली परिभाषा तो ये बनती है आपकी। तो जीव शरीर को वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न पोषकों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स एवं खनिजों की आवश्यकता होती है। यानी जीव शरीर को वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न पोषक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिजों की आवश्यकता होती है। इन्हें सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं, यानी फूड कहते हैं। और भोजन को अंतः ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। यानी भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो पोषण की परिभाषा मैंने आपको बता दी है कि भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब पोषण की आवश्यकता क्यों है, कि पोषण है, भोजन है, उसकी हमें क्यों आवश्यकता है, तो उसकी आवश्यकता के बारे में जरूर आपको जानना है। यहाँ पर यह क्वेश्चन आ सकता है कि पोषण की आवश्यकता क्यों है। तो शरीर में कर्म की स्थिति के अनुरक्षण तथा ऊर्जा प्राप्ति के लिए होती है। देखो, शरीर में कर्म की स्थिति के अनुरक्षण और ऊर्जा एनर्जी प्राप्त करने के लिए हमें पोषण की बहुत आवश्यकता है। उसके बाद में है सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, कि जो सजीव हैं वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सभी जीवधारी अपना भोजन समान प्रकार से प्राप्त नहीं करते हैं, कि जितने भी पृथ्वी पर जीवधारी हैं वो अपना भोजन समान प्रकार से प्राप्त नहीं करते हैं। अर्थात इनमें भोजन प्राप्त करने की विभिन्न विधियां पाई जाती है। यानी इनमें जो भोजन है उसको प्राप्त करने के लिए अलग अलग विधियां हैं, वो विधियां अलग अलग जीवधारियों में अलग अलग विधियां पाई जाती हैं। और भोजन प्राप्त करने की विधि के आधार पर जीवधारियों को 2 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी जो जीवधारी हैं उनको 2 भागों में, 2 समूहों में बांटा जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। जिसमें पहला समूह क्या है, पहले समूह का नाम है स्वपोषी। यानी स्वपोषी किसे कहते हैं, इसके उदाहरण लिखिए। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो ये जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तथा जल ग्रहण करके कार्बनिक खाद्य बनाते हैं, जैसे सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु, ये इसके उदाहरण हैं। यानी स्वपोषी किसे कहते हैं, तो ये जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ग्रहण करके कार्बनिक खाद्य बनाते हैं, कार्बनिक खाद्य पदार्थ बनाते हैं, जैसे सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु। तो ये आपको याद करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके विषमपोषी। यानी विषमपोषी किसे कहते हैं, विषमपोषी की क्या परिभाषा है, इसके क्या एग्जाम्पल हैं। तो ये जीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं। ये जीव जो विषमपोषी जीव होते हैं वो जटिल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं, जिनके विघटन के लिए जैव उत्प्रेरकों या एंजाइमों की आवश्यकता होती है। यानी जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है उनको ग्रहण करते हैं और उनको सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने के लिए जैव उत्प्रेरक या एंजाइमों की आवश्यकता होती है, जैसे जंतु या कवक। ये सब क्या है, जंतु या कवक, ये किसके एग्जाम्पल हैं, विषमपोषी के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद में है स्वपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि स्वपोषी पोषण है वो होता क्या है। तो यह पोषण की वह विधि है जिसमें जीवधारी सरल अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं, यानी खुद करते हैं। यह पोषण की वह विधि है जिसमें जीवधारी सरल अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण खुद करते हैं, स्वयं करते हैं। सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु इसी विधि से पोषण प्राप्त करते हैं। इनमें कार्बन तथा ऊर्जा की जो आवश्यकताएं हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। इनमें कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता किसके द्वारा पूरी होती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अब हम प्रकाश संश्लेषण को विस्तार से पढ़ने वाले हैं और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 101% क्वेश्चन बनने वाला है। यानी प्रकाश संश्लेषण वाला जो टॉपिक है उसको आपको नहीं छोड़ना है, अच्छे से आपको डिस्कस करना है, अच्छे से आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, यानी क्या परिभाषा होती है इसकी।
तो इस प्रक्रिया में हरे पौधे पर्णहरित की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मृदा से जल तथा वायु से CO2 ग्रहण करके शर्करा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, साथ ही ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में मुक्त करते हैं। यानी इस प्रक्रिया में जो हरे पौधे हैं वो पर्णहरित या क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मृदा से जल और वायु से CO2 ग्रहण करके शर्करा या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और साथ ही ऑक्सीजन है वो प्रोडक्ट के रूप में मुक्त करते हैं, उत्पाद के रूप में मुक्त करते हैं। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपको अच्छे से याद करनी है, यानी ये जो समीकरण है आपको अच्छे से याद करना है कि 6 CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, जल के कितने भाग हैं यहाँ पर 12 भाग हैं, 12 H2O। ओके, और सूर्य का प्रकाश या पर्णहरित की उपस्थिति में यहाँ पर ग्लूकोज यानी शर्करा बोल सकते हैं C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो ये जो समीकरण है आपको अच्छे से याद होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में पूर्ण होती है। तो ये क्वेश्चन काफी बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कौन कौन से 3 चरणों में पूर्ण होती है, उन 3 चरणों को लिखिए। तो इसमें पहला चरण क्या है आपके कि क्लोरोफिल या पर्णहरित द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। इसमें पहला चरण है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। दूसरा चरण है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। और इसमें तीसरा जो चरण है वो क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपके रंध्र। तो रंध्र है, स्टोमेटा है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो रंध्र क्या होते हैं? पौधों के हरे भागों की बाह्य त्वचा में असंख्य सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। यानी पौधों के जो हरे भाग है, चाहे उनकी पत्तियां हो, उनकी जो बाह्य त्वचा होती है उसमें असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं। उन छिद्रों को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। इसके अलावा रंध्र पौधों के हरे भागों से जल की अतिरिक्त मात्रा को जलवाष्प के रूप में बाहर निकालने का भी कार्य करते हैं और इस क्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। यानी वाष्पोत्सर्जन की जो परिभाषा है वो भी आपके एग्जाम में आ सकती है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है और इसके अलावा रंध्र पौधों के हरे भागों से जल की अतिरिक्त मात्रा को जलवाष्प के रूप में बाहर निकालने का कार्य करते हैं और इन क्रिया को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और वाष्पोत्सर्जन है वो तथा गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के खुलने और बंद होने पर निर्भर करता है। यानी वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों का आदान प्रदान है वो रंध्रों के खुलने और बंद होने पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। यदि रंध्र बंद होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन और गैस विनिमय भी क्या हो जाता है? रुक जाता है। इस लाइन को आपको जरूर याद करना है कि यदि रंध्र है वो बंद होते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो वाष्पोत्सर्जन और गैस विनिमय है वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। उसके बाद में है विषमपोषी पोषण। यानी विषमपोषी पोषण को हम विस्तार पूर्वक डिटेल से हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो विषमपोषी पोषण क्या होता है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव विभिन्न रीतियों से पोषण प्राप्त करते हैं, कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव विभिन्न रीतियों से पोषण है वो प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? विषमपोषी पोषण कहलाते हैं। भोजन के स्वरूप, भोजन की उपलब्धता तथा इसे ग्रहण करने के ढंग के आधार पर विषमपोषी पोषण विधियां विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, जिसमें पहला है शाकाहारी। यानी शाकाहारी किसे कहते हैं और इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं?
तो गाय, हिरण आदि सीधे ही घास एवं वनस्पतियों को खाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। कि शाकाहारी किसे कहते हैं? तो गाय, हिरण आदि सीधे ही घास और वनस्पतियों को खाते हैं, इन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। उसके बाद में है मांसाहारी, यानी मांसाहारी क्या होते हैं? जो मांस खाने वाले होते हैं, जैसे शेर है, बाघ है आदि, इन शाकाहारी प्राणियों को खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मांसाहारी। उसके बाद में है मृतपोषी, तो फफूंदी, यीस्ट, मसूरम आदि मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? मृतपोषी कहते हैं। उसके बाद में है सर्वाहारी, जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, मनुष्य है आदि वनस्पति उत्पादों तथा जंतु या अन्य उत्पादों को भी खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। कि जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, मनुष्य है आदि वनस्पति उत्पादों को जो खाते हैं, इनके साथ साथ जंतु उत्पाद या अन्य उत्पादों को भी खाते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। उसके बाद में है परजीवी क्या होता है? तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने पोषक को बिना मारे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, यानी कुछ जीव ऐसे हैं पृथ्वी पर जो अपने पोषक को बिना मारे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। जैसे उदाहरण है जूं, लीच, फीताकृमि, अमरबेल, ये सब किसके एग्जाम्पल है? परजीवी के। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके जीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, कि जीव है वो अपना पोषण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम अमीबा की बात करेंगे। अमीबा भी एक कोशिकीय है और पैरामीशियम भी एक कोशिकीय है, तो इन दोनों पर हम चर्चा करने वाले हैं कि अमीबा में पोषण है वो किस प्रकार होता है। तो अमीबा है वो एक कोशिकीय प्राणी है जो अपनी कोशिकीय सतह पर बनाए गए अंगुली समान अस्थायी प्रवर्धों द्वारा भोजन कणों को पकड़ता है, और ये प्रवर्ध भोजन कण को चारों ओर से घेर लेते हैं और संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। इसमें भोजन कणों का पाचन होता है और अवशिष्ट पदार्थ है वो पुनः बाहर निकाल दिया जाता है। कि अमीबा है वो एक कोशिकीय प्राणी है जो अपनी कोशिकीय सतह पर बनाए गए अंगुली के समान जो अस्थायी प्रवर्ध होते हैं उनके द्वारा भोजन के जो कण हैं उनको पकड़ता है, और ये प्रवर्ध भोजन कण को चारों ओर से घेर लेता है और संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। इसमें भोजन कणों का पाचन होता है और अवशिष्ट पदार्थ है वो पुनः बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद में है जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम में पोषण। तो पैरामीशियम भी एक कोशिकीय प्राणी है, किंतु इसकी कोशिका का आकार निश्चित होता है। कि जो पैरामीशियम होता है उसकी कोशिका का जो आकार होता है, जो साइज होती है वो एकदम निश्चित होती है और एक विशिष्ट स्थान से ही भोजन ग्रहण करता है। इसकी सतह पर उपस्थित पक्षमाभ भोजन कणों को मुख्य कांच तक लाने में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है और इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में 101% ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक कोशिकीय जीवों के नाम लिखिए। तो एक कोशिकीय जीव कौन कौन से हैं? अमीबा है, पैरामीशियम है। इन दोनों के नाम आपको अच्छे से याद करने हैं कि एक कोशिकीय जीवों के नाम आपको लिखने हैं, अमीबा और पैरामीशियम। और जिन बच्चों को ये क्वेश्चन याद है कि जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनके नाम बताने हैं, तो कोई दो बहुकोशिकीय जीवों के नाम आप सभी बच्चों को कमेंट में इसका आंसर लिखना है कि कोई दो बहुकोशिकीय जीवों के नाम बताइए। तो सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि कक्षा 10th से संबंधित कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।